ओशो रजनीश एक ऐसा शख्स जिसने पूरी अमेरिकी सरकार को हिला डाला। ओशो जिसने अपनी बेबाक बातों और तर्कों से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके फैन आम व्यक्ति से लेकर महान पर्सनालिटीज तक है। तो आइए जानते हैं एक महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और संत की कहानी। ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। वह अपने पिता की 11 संतान में सबसे बड़े थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद 3 दिन तक उन्होंने न दूध पिया और न ही रोए। इसके पीछे का रहस्य स्वयं ओशो ने अपने भक्तों को बताया था कि यह उनका पुनर्जन्म है। वे 750 साल पहले तिब्बत में पैदा हुए। वहां वे एक विशेष साधना कर रहे थे और उस साधना को पूरा होने में 3 दिन शेष थे। तभी उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से इस जन्म में 3 दिन का उपवास था। ओशो का जन्म जितना रहस्यमय है, उससे भी ज्यादा उनकी मृत्यु रहस्यमय रही। ओशो के जन्म के समय एक ज्योतिष ने कहा था कि यह बालक 7 वर्ष से अधिक जीवित रह गया तो ही उसकी जन्म कुंडली बनाएंगे, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ओशो 7 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे और यदि वह जीवित रहते हैं तो हर 7 वर्ष में उनको मौत का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण जब ओशो 14 वर्ष के थे तो वो एक मंदिर में जाकर मौत का इंतजार करने लगे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओशो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की। ओशो बचपन से ही फियरलेस एंड क्यूरियस टाइप के इंसान थे। उनके तीखे सवाल पंडित और पुरोहित को भी आश्चर्यचकित कर देते थे। ओशो विद्यार्थी जीवन से ही कुशल प्रवक्ता एवं तर्कवादी थे। उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ माय गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है कि उन्हें बचपन से ही फिलोसॉफी में रुचि रही। ओशो ने 1956 में सागर विश्वविद्यालय से फिलोसॉफी में एमए किया। उसके बाद 1957 में रायपुर विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर नियुक्त हुए, लेकिन वह वहां ज्यादा समय तक न पढ़ा सके क्योंकि कॉलेज के डीन ने उनका ट्रांसफर जबलपुर विश्वविद्यालय में यह कहकर करवा दिया कि ओशो की सोच और तरीके गैर परंपरागत है। उसके बाद 1957 से 1966 तक जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और अलग अलग धर्म और विचारधाराओं पर प्रवचन देना शुरू किए। साथ ही वह अपनी खुद की फिलोसॉफी भी समझाने लगे और 10-10 दिन के ध्यान शिविर भी आयोजित किए। इन सब के कारण उन्हें आम समाज में आचार्य रजनीश के तौर पर पहचाना जाने लगा। 1966 में नौकरी छोड़कर उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की और 20 से 50 हजार लोगों को एक साथ संबोधित करने लगे। इस समय ओशो को सुनने के लिए बड़े बड़े शहरों में बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। ओशो का मतलब सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। साल 1970 में वे कुछ समय के लिए मुंबई रुके और अपने अनुयायियों को नव संन्यास की शिक्षा दी और साथ ही एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य भी प्रारंभ किया। ओशो ने सन्यासी की परिभाषा ट्रेडिशनल सन्यासी से बिल्कुल अलग दी। उनका कहना है कि धर्म कांडों से दूर रहो और संसार में रहते हुए अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। कुछ समय के बाद ओशो की एक किताब आती है, संभोग से समाधि, जो बहुत फेमस हुई और इस किताब की वजह से कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई। 1974 में ओशो पुणे आ गए और यहाँ उन्होंने कोरेगांव पार्क इलाके में भव्य आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद उनके अनुयायियों में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। ओशो ने अपने जीवन में 1.5 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ी। उनके पास हर धर्म और देश का ज्ञान था। ओशो बहुत ही तर्कवादी थे। उनके कॉन्सेप्ट बहुत अलग और बहुत क्लियर है। कोई भी व्यक्ति उनको सुनेगा तो सुनने वाले का दिमाग जरूर हिल जाएगा। जब ओशो बहुत सफल हो गए तब वह अपने टीचर के घर गए तो टीचर को बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया भर में प्रसिद्ध मेरा स्टूडेंट मुझसे मिलने आया। ओशो तर्कवादी थे तो ओशो ने तर्क की बातें की। आधे घंटे में टीचर ने कहा, बेटा तुम आए हो, बड़ा अच्छा लगा, बस कल से मत आना। तो बोले क्यों? बोले बचपन से अभी तक जो विश्वास मेरे मन में बैठे हुए थे तुमने आधे घंटे में हिला दिए। मुझे घबराहट हो रही है, बस 10 साल बच्चे हैं, ठीक से जीने दो। तो ओशो ने कहा कि अब जरूर 4-5 बार आऊंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं 10 साल बच्चे हैं, ठीक से जीने दो, और मैं कह रहा हूं 10 बच्चे हैं, वो तो ठीक से जी लो। उसके बाद 1957 में ओशो अमेरिका में अपना इलाज करवाने जाते हैं तो उनके शिष्य उन्हें वहीं रुकने के लिए राजी कर लेते हैं। और वैसे भी इंडिया में उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से बनती नहीं थी, तो अमेरिका में ही ओरेगन स्टेट में करीब 65,000 एकड़ बंजर भूमि खरीदी
और रजनीशपुरम नाम का कम्यून बनाया। महज 3 सालों में ही रजनीशपुरम एक आलीशान शहर के रूप में विकसित हो गया। ओशो की शिष्या ब्रिटेन की मनोवैज्ञानिक गैरेट कहती है, हम एक सपने में जी रहे हैं। यहाँ हंसी, आजादी, सेक्सुअल आजादी, प्रेम और तमाम चीजें मौजूद है और साथ ही सभी प्रकार की सुविधाएं भी, शॉपिंग मॉल से लेकर हवाई अड्डे तक है। यह सब और भारी मात्रा में फॉलोअर्स देखकर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की अमेरिकी सरकार डर गई और फिर उन्होंने रजनीशपुरम पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद वहां के स्थानीय लोगों पर बायो टेरर अटैक होता है, जिसमें 750 से भी अधिक लोग बीमार हो जाते हैं। बायो टेरर अटैक की जांच से पता चलता है कि ओशो के ही शिष्यों ने सलाद के पत्तों पर सल्मोनेला नामक बैक्टीरिया छिड़का, जिससे लोग बीमार हुए। फिर इसी कारण ओशो के 3 शिष्यों को जेल की सजा हुई। 3 शिष्यों में से एक फेमस मां आनंद शिला, जो ओशो की मैनेजर थी और कथित गर्लफ्रेंड भी, उन्हें 20 साल की सजा हुई, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें 39 महीनों में छोड़ दिया। माना जाता है कि बायो टेरर अटैक का उद्देश्य चुनाव में स्थानीय वोटों की संख्या कम करना था, जिससे चुनाव के नतीजे रजनीशपुरम आश्रम के पक्ष में आए। इसी दौरान अमेरिकी सरकार द्वारा ओशो को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की तो ओशो ने अपने शिष्यों पर टेलीफोन टेप करने और सामूहिक तौर पर जहर देने के आरोप लगाते हुए खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि इन बातों की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों की उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर $4 लाख की पेनल्टी लगाई और साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा दी। ओशो के शहर को आगे चलकर एक ईसाई युवा कैंप ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। 1985 में ओशो भारत वापस आ जाते हैं और कुछ सालों बाद पुणे आश्रम में 19 जनवरी 1990 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ओशो की मौत को लेकर बहुत से कंफ्यूजन है और कई थ्योरीज भी। थ्योरी नंबर 1, माना जाता है कि अमेरिकी सरकार ने ओशो को थीलियम नाम का स्लो पॉइजन दे दिया था, जिससे वह मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़े। ओशो ने खुद बताया था कि मुझ में जहर के लक्षण है, मेरा रेजिस्टेंस कमजोर हो गया। मुझे खुद इस बात का शक था जब मुझे अमेरिकी सरकार में गिरफ्तार किया गया और बिना कोई वजह बताए उन्होंने मुझे बेल नहीं दी। इसके बाद ही मुझ में जहर के लक्षण आ गए। थ्योरी नंबर 2, एक और विवाद अभी जल्दी ही सामने आया, जिसमें कहा गया कि उनके कुछ खास लोगों ने ही उनकी महंगी प्रॉपर्टी के लालच में उन्हें मार दिया। ओशो के पास 90 रोल्स रॉयस कारें और कहीं करोड़ों में संपत्ति थी। यह बड़ी मिस्ट्री है। जिस दिन ओशो की मृत्यु हुई उस दिन 1 बजे से लेकर 5 बजे तक की 4 घंटों की कहानी थोड़ी थ्रिलर है। उस दिन ओशो के डॉक्टर गोकुल गोकानी को 1 बजे फोन किया गया और कहा कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आइए। डॉक्टर गोकानी बाद में बोले कि उन्हें शाम 5 बजे कमरे में जाने दिया। 4 घंटे तक क्या हुआ किसी को नहीं पता। वहां पर अमृतो और जेस मौजूद थे, जो कि ओशो के भक्त हैं। ओशो के हाथ में उल्टियों की छींटें थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मरने का इंतजार किया जा रहा हो। सवाल यह भी है कि उस वक्त आश्रम में और भी डॉक्टर मौजूद थे, उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया और हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। डॉक्टर गोकानी कहते हैं, अमृतो ने उनसे कहा, ओशो ने अभी अभी शरीर छोड़ा है, आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखना है। फिर डॉक्टर गोकानी कहते हैं, उन्होंने ओशो को अंतिम सांस लेते नहीं देखा, इसलिए उन्होंने जेस और अमृतो को उनकी मृत्यु की वजह पूछी तो अमृतो और जेस ने हार्ट अटैक के बारे में लिखने को कहा ताकि बॉडी का पोस्टमार्टम न हो सके। सवाल यह भी है कि डॉक्टर गोकानी ने उल्टियों के बारे में क्यों नहीं पूछा। बाद में उनका अंतिम संस्कार भी बहुत हड़बड़ी में किया गया। ओशो की सेक्रेटरी नीलम कहती है, जब उन्होंने ओशो की मां को मौत की बात बताई तो मां ने कहा, नीलम उन्होंने उसे मार दिया। ऐसे खत्म होती है ओशो की दास्तां। लेकिन ओशो के भक्तों का मानना है कि ओशो का ना जन्म हुआ और ना ही मृत्यु। ओशो 11 दिसंबर 1931 को इस धरती पर आए और 19 जनवरी 1990 को वापस चले गए।